नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए बकुल कथा का 5वां अध्याय। बकुल कथा से संबंधित बाकी 4 अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इसके आगे के अन्य 2 पार्ट्स सुवर्णलता और प्रथम प्रतिश्रुति भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बकुल कथा का 5वां अध्याय। इससे पहले हमने देखा कि पारुल, स्वर्णलता की सजली यानी तीसरी बेटी, अपने बेटे के घर नहीं रह पाती है और अपने बेटे से बोलती है कि वो उसके घर उसको वापस भेज दे। लौटते समय पारुल रेलगाड़ी की खिड़की पर मुंह रखकर बाहर के गहरे अंधेरे की ओर ताकते हुए कुछ देर तक सोचती रही थी। उसका ख्याल था, युग का नियम बहुत सीढ़ी के नियम सा ही है। वह एक एक धाप परिवर्तित होता चलता है। तो क्या मेरी अन्य मनसकता के कारण एक युग अपना काम करके चला गया? मैंने ख्याल नहीं किया। नहीं, वह वह युग कहाँ गया? मेरा युग। मैंने अपनी माँ को देखा है, ताई चाची फूफियों को देखा है, अपनी सास चचेरी सासों को। ऊपर वालों के जाते के नीचे पिसकर वे सब जीवन केवल अपचय का हिसाब छोड़कर चले गए। हम भी अपने वधु जीवन में उसी क्रम को खींचकर चली आई हैं और सोचती आई हैं हमारा कल आना शायद अभी बाकी है। उस पग ध्वनि की आशा में कान लगाए बैठी हुई देख रही हैं। हम सब तो बेकार के घर में जगह पा चुकी हैं। तो वह कल कहाँ गया जिसके लिए हमें आशा थी, तपस्या की थी, एक सपना था? अभी जिनका कल है वे बिल्कुल नए हैं, एक बार की अपरिचित। उनके पास जाकर पूछा नहीं जा सकता। क्यों जी, वह कल किस सुराख से निकल गया? देख तो नहीं पा रही है? हमारी तपस्या फिर तो बेकार ही गई। हम स्त्रियों ने लड़ाई लड़ी थी। पारुल ने मन ही मन उच्चारण किया था। न्याय के विरुद्ध, उत्पीड़न के विरुद्ध, बेकार शासन के विरुद्ध, पराधीनता के विरुद्ध। मैंने अपनी पूर्व नीतियों ने। तो उस लड़ाई में जीत हुई हमारी। सारी शक्तियां आई स्त्रियों के हाथ, सब अधिकार आ गए। केवल प्रकृति की असावधानी से अपना हिस्सा हमने नहीं पाया। हमारा युग कब स्खलित होकर गिर पड़ा। तो अब क्या करें? प्रत्याशा के पात्र को क्यों ढोते फिरे? खिड़की बंद करके पारुल एक किताब खोलकर बैठ गई। उसके होठों पर एक महीन रूखी हंसी फूट उठी थी। सोचा, इस युग के नाटक में तब अपनी भूमिका क्या है? कटे हुए सैनिकों की, मंच पर आने से पहले ही जिन्हें मरकर पड़े रह जाना होता है। किंतु यह सब तो बहुत पहले की ही बातें हैं। उस समय तो शोभन की खिलौने किसी वह लड़की पैदा नहीं हुई थी। उस बार शोभन उमंग भरा दिखाई दिया। उस बच्ची की अलौकिक बुद्धिमत्ता के परिचय से कितना बकबक कर गया। उस बच्ची को देखकर सचमुच ही पारुल का जी जुड़ा गया था। लगा, ऐसी एक अनिंद्य सुंदर वस्तु का अधिकारी हो सकना कितना बड़ा सौभाग्य है। किंतु कहाँ? जाते समय यह तो नहीं कहा, फिर ले आना रे। चले जाने के बाद इतने दिनों में पत्र में तो यह आग्रह नहीं किया, फिर उसे देखने की बड़ी इच्छा होती है रे। शोभन अपनी इच्छा से बच्ची की नई अवस्था और उम्र की तस्वीरें भेजता है। उसी से पारुल ने जाना, बच्ची अब यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाने लगी। स्वस्थ रहे, सुखी रहे। माँ के लिए शोभन ने प्यार तो रखा है कम से कम। पारुल कृतज्ञ है उनकी। पारुल अपने परलोकवासी पति के प्रति भी कृतज्ञ है इस बरामदे के लिए। इससे पहले हमने यह पढ़ा था कि स्वर्णलता दक्षिण के बरामदे के लिए कितना तड़पी थी अपने पूरे जीवन काल में। किंतु जब दक्षिण का बरामदा उसे मिला, तब तक उसकी आयु अंत समय तक पहुंच गई थी। यहाँ ढलते सूरज की किरणें उसके मुंह पर पड़ रही थी। आकाश की ओर ताकते हुए वह सोच रही थी कि कवि ने किस गजब की तुलना दी है। वह जहाँ संध्या के तट पर जलती चिता दिवस की चिता कितना मौलिक। पहले क्या किसी ने इस चिता को देखा था? बहुत दिन पहले की पड़ी कंठस्थ की हुई यह कविता की एक नया अर्थ लेकर आ खड़ी हुई। पारुल उस अर्थ को जैसे कहीं मिला रही थी कि ठीक उसी समय अनामिका देवी की चिट्ठी आई। बकुल की कॉपी मुझे ढूंढे नहीं मिल रही है, तू जरा खोज कर देखना। बकुल की सजली दी को कुछ खोजकर देखना नहीं पड़ता। सजली दी के संदूक में सब रखा रहता है। कौन जाने सजली दी का संदूक कितना बड़ा है। हाथ में चिट्ठी दबाई सजली दी ने मन ही मन कहा, मेरे पास है पर पूरी नहीं, बहुत है, किंतु उसे निकाल कर मैं करूँगी क्या? सजली दी लिख नहीं सकती, कविता लिख सकती है, गद्य नहीं। इसलिए मन ही मन बोली, खोजने पर मिले तो मैं करूँगी क्या? फिर बोली, बकुल ने कहा था अपनी बात पहले नहीं कहनी चाहिए, पहले पितामही प्रपितामही का ऋण चुकाना चाहिए। वह ऋण फिर चुका क्यों नहीं रही है बकुल? या कि कभी किया है? मेरी असावधानी से वह भी मुझे नजर नहीं आया है।
उत्तर बंग साहित्य सम्मेलन का आयोजन बुरी तरह से असफल रहा। त्रिदिवसीय अधिवेशन के पहले ही दिन सभा के बीच ही में अध्यक्ष के भाषण पर जोरों का शोरगुल हुआ और सभा भंग हो गई। उसी दिन के लिए ही भंग नहीं हुई बल्कि अगले 2 दिन की आशा भी जाती रही। यूं परिस्थिति शोचनीय तो थी ही, आशंकाजनक भी थी। इतनी ही देर में मंडप की साज सज्जा चूर चूर होकर ऐसी हो गई कि उसी से सम्मेलन का भविष्य स्पष्ट झलकने लगा। जब वह भयंकर हो हल्ला शांत हुआ तो देखा गया सभा का फूलदान टूट गया है, मंगल घट फूट गया है, वरण्य मनीषियों की तस्वीरें टूट गई हैं, कांच के ग्लास फूटे पड़े हैं, अध्यक्ष, प्रधान अतिथि, उद्घाटनकर्ता के लिए सेक्रेटरी के यहाँ से लाई गई मेज कुर्सियां टूट गई है, स्वागत समिति के अध्यक्ष की एक हड्डी भी टूट गई। पंडाल के बांस जले, जल गया डेकोरेटर का पर्दा शामियाना। स्थानीय एक तरुण कलाकार द्वारा बड़े जतन से तैयार की गई मंडप की रूप सज्जा मिट्टी में मिला दी गई और परोक्ष में टूटी सम्मेलन बुलाने वालों की खोपड़ियां। इस सम्मेलन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए उन लोगों ने अर्थ और श्रम कम खर्च तो नहीं किया था। आयोजन में कोई त्रुटि नहीं थी। विशिष्ट अतिथियों का समय और श्रम बचाने के लिए कलकत्ते से उन्हें लिवा लाने के लिए हवाई जहाज की व्यवस्था की गई थी। हवाई जहाज से उतरते ही हुलू ध्वनि और शंख फूंकने का भी बंदोबस्त कर रखा था। माला, चंदन, तिलक से भूषित करके सम्मान सहित गाड़ी से उन्हें उनके अतिथि निवास तक ले गए थे। इन्हें श्रम नहीं होते, वे भी श्रम अपमोदन की बड़ी व्यवस्था की थी और थी कृतकृत्य होने की भंगिमा। बंगला साहित्य के बड़े बड़े दिग्गज अपना अमूल्य समय देकर उत्तर बंगाल के इस साहित्य सम्मेलन को गौरवान्वित करने आए थे। इसके लिए उनकी कृतज्ञता का अंत नहीं था। माला के उनका मन का मुख्य अतिथि ही थे। संग गुण से बाकी लोगों ने भी प्राप्य के अतिरिक्त ही पाया। कम से कम अनामिका देवी ने यही सोचा, यह नैवेद्य अमलेंदु घटक के लिए है। हम सर्वदेवता में से एक है, सत्संग से स्वर्गवास, यह तो शास्त्र का वचन है। स्वयं अनामिका देवी यह सोचे, पर लोग अमलेंदु घटक से उनकी कुछ कम प्रशंसा नहीं कर रहे थे। खास करके महिला पाठिका समाज अनामिका देवी की रचना से वे अभिभूत हैं, विगलित हैं। वह स्त्रियों के हृदय की बात को समझकर लिखती हैं। स्त्रियों का सुख दुख, व्यथा, वेदना, आशा, हताशा, व्यर्थता, सार्थकता उनकी लेखनी से जैसी फूटती है, वैसी शायद किसी और की लेखनी से नहीं। उच्चवास के फेन को हटाकर भी इसका कुछ सत्य है। यह बात कलकत्ते से बहुत दूर गांव की सभा में आकर अनामिका देवी अनुभव कर रही हैं, जिन्होंने दूर रहते हुए भी उनकी रचना से उन्हें पहचाना, उन्हें प्यार किया। वैसे लोगों के प्यार को बड़ा मूल्य देती हैं वे। कलकत्ते में रहती हैं, वहां भी असंख्य पाठिकाएं हैं, पर कौन उन्हें देखने आती है? पर यहाँ के ये एक बार मात्र उन्हें अपनी आंखों से देखने के लिए ही पागल हैं। आग्रह, उत्सुकता भरे इन चेहरों में ही अनामिका देवी अपनी जीवन व्यापी साधना की सार्थकता देखती हैं। मनी मन कहती हैं, हाँ, मैं तुम लोगों की ही हूँ। तुम लोगों के निर्बत अंतर की बातों को बिखेरने के लिए मैंने कलम पकड़ी है। मैं जो देख पाती हूँ, इस भयंकर प्रगति की हवा में भी जगह जगह बंदी है उस चिरकाल की दुर्गति की रुधी हुई सांस देख पाती हूँ मैं। लाखों लाख स्त्रियां आज भी वायु प्रकाश विहीन अवरोध में रह रही हैं। इनके बाहर का पर्दा शायद जाता रहा, पर भीतर को श्रृंखला अभी भी अटूट है। कलकत्ते से बाहर आने का मौका मिलने से खुश होती है अनामिका देवी, किंतु इस बार परिस्थिति और ही हो गई। सभा में आकर बैठने तक तो परिवेश सुंदर और सौष्ठव युक्त ही था। हवाई अड्डे से अलग अलग गाड़ी में उद्घाटन करता मुख्य अतिथि तथा सभा नेत्री को अलग अलग निवास पर ससम्मान ले जाया गया था। सभा नेत्री को स्वागत समिति के अध्यक्ष के यहाँ, उद्घाटनकर्ता को एक विशिष्ट स्कूल में और मुख्य अतिथि को सचिव के यहाँ स्वागत सत्कार की सुविधा के लिए ही यह अलग अलग ठहराने की व्यवस्था थी। दिन भर जतन के समुद्र में ही ऊब डूब करती रही अनामिका देवी। घर की एक बहू कलकत्ते की लड़की थी। वह इतनी अधिक विगलित होकर उनके पास पास घूम रही थी मानो उसके मैके का संवाद लेकर आई है अनामिका देवी। इसके पहले वह उत्तर बंग नहीं आई थी। अच्छा ही लग रहा था। अधिवेशन समाप्त होने पर अतिथियों को दर्शनीय स्थान दिखाने की भी व्यवस्था थी। मतलब कि कलकत्ता से आने के समय क्लांति और अवसाद जैसी जो एक अनिच्छा घर कर रही थी, यहाँ आकर खड़े होते ही वह सहसा अंतर्निहित हो गई और अब रुचने लगा। और एक बात बार बार मन में आ रही थी, कितना आग्रह और उत्साह रहने पर भी इस तरह से हरिद्वार गंगा सागर को एक एक करके ऐसा सम्मेलन कर सकना संभव होता है? वही आयोजन एक भयंकर निष्ठुरता से नष्ट हो गया।
किसकी निष्ठुरता, मनुष्य की या भाग्य की? गड़बड़ी शुरू होने की शुरुआत में स्वागत समिति के अध्यक्ष स्वयं तथा सचिव बारी बारी से माइक के सामने आकर अमाइक कंठ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, आप लोग कृपया शांत हो, आप लोग कृपया शांत हो, आप लोगों को जो कहना है वह कहने का मौका दिया जाएगा, कोई प्रतिनिधि मंच पर आ जाए। प्रार्थना बेकार हुई। बांध एक बार जो टूट जाए तो उद्यम जनस्रोत को कौन रोक सकता है? मुख्य अतिथि के भाषण के सुर से उत्तेजित हो जिन लोगों ने सभा में ढेला फेंका, चिल्ला उठे, बंद करो, बंद करो, ये बात नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उनके अलावा भी तो बहुत सारे लोग थे जिन्हें ना तो वक्तव्य, न प्रतिवाद, न मात्र तमाशा देखने का उन्माद और उल्लास। तोड़ फोड़ और आग लगाने के भार उन्हीं लोगों ने लिया था। शायद सदा यही करते हैं, यह बार यही लोग लेते हैं। सादी पोशाक वाले पुलिस के सिपाही की तरह तमाम यही तो करते रहते हैं, शांत चेहरा लिए। जरूरत नहीं पड़ने पर भले आदमी की तरह रविंद्र संगीत का रस लेते हैं, यंत्र संगीत पर ताल देते हैं। यदि बहुत हुआ तो किसी गायिका का गीत अच्छा लगने पर भीड़ में से एक और दीदी, एक और कहते हुए उठकर झट बैठ जाते हैं, बस। परंतु जरूरत पड़ने पर, बांध टूटने पर, पल में उनका कर्तव्य बोध सजग उठता है। उस टूटे बांध को और भी तोड़कर वे बाढ़ के पानी को घर के आंगन में ले आते हैं। स्टेशन के कुलियों जैसा आप ही हो हल्ला मचाकर, धक्कम धुक्की करके, कुर्सी टेबल तोड़ने को, पंडाल में आग लगाने को दौड़ पड़ते हैं। वह रास्ता केवल शुरुआत का, उतना शायद किसी अति प्रगतिवादी दुस्साहसिक दल ने किया था। उसके बाद जो होना था वही हुआ। माइक पर की घोषणा, हाथ जोड़कर विनती, किसी का कोई नतीजा नहीं निकला। लगातार ढेले चलते रहे। लाचार आयोजकों ने अपने माननीय अतिथियों के साथ भागकर जान बचाई। सचिव का घर सभा स्थल के पास ही था, जहां इन 3 विशिष्ट एवं कई अविशिष्ट लोगों ने जाकर आश्रय लिया। उन लोगों ने वहीं से सभा स्थल पर हो हल्ला सुना। जो लोग बड़े आग्रह से बड़ी बड़ी तैयारियों के साथ दूर दूर से इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे, जिन्हें जिधर बन पड़ा भाग खड़े हुए। शिशु, बूढ़े, महिलाएं, जिसके जिधर सिंह समाये भागे। क्योंकि कुछ ही देर में तोड़ फोड़ का काम खत्म करके आग लगाने का काम शुरू कर दिया था उन लोगों ने। मामला बढ़ता देख माइक वाले माइक के तारवार समेटकर भागने लगे। उन्हीं के हाथों में से एक माइक छीनकर किसी कर्तव्यनिष्ठ ने जोर जोर से गाना शुरू किया, जीन प्राण के जंजालों को आग लगाकर फूको, फूको, फूको। यह गीत यहाँ से सुनाई पड़ रहा था। अमलेंदु घटक ने शुद्ध हंसी हंसकर कहा, रविंद्रनाथ सबके हैं, इस बात का सबूत मिल रहा है। वह सबके लिए गीत लिख गए हैं। मंच से हड़बड़ाकर उतरते समय धोती की कोर में पांव फंस जाने से ठोकर के झटके से उनका चश्मा कहीं गिर गया था, इसलिए उनकी आंखें अजीब असहाय असहाय सी लग रही थी। उद्घाटनकर्ता ने कहा, मुझे यह पूरा का पूरा पॉलिटिक्स लग रहा है। सचिव के कान और प्राण दोनों उस हो हल्ला की ओर लगे थे, फिर भी उन्होंने इन लोगों की आलोचना में साथ देना अपना कर्तव्य समझा। ठीक वैसा तो नहीं लग रहा, मोहल्ले के कुछ शैतान छोकरे हैं, उन्होंने बिना दाम के टिकट मांगे थे, नहीं मिला तो कहा अच्छा करके दिखाओ, हम भी देखते हैं सम्मेलन कैसे होता है, बस। लेकिन सम्मेलन में आए हुए कुछ लोगों ने मोहल्ले के कुछ शैतान छोकरों की हरकत मानकर इसे टालना नहीं चाहा। उन्होंने इससे सोलमारी की गंध मिली, नक्सलबाड़ी की पगध्वनि सुनाई दी, अंततः मामले को उड़ा नहीं देना चाहा। सचिव का मकान बड़ा था, बड़ा दलान। ढेलों से जान बचाने के लिए बहुतों ने आकर यहीं सिर छिपाया था। उनमें से किन्हीं किन्हीं ने इस आलोचना की धारा को दूसरे तटों से बहाया। आवाज धीमी करके वे आपस में बतियाने लगे। मुख्य अतिथि ने अदूरदर्शिता दिखाई। ऐसी सभा में आधुनिक साहित्य में श्लीलता अश्लीलता के प्रश्न का यूं नहीं उठाना चाहिए था। मधुमक्खी के छत्ते में ढेला मारने से डंक तो खाना ही पड़ेगा। सांप की पूंछ दबाने से काट। अरे बाबा, माना तुम एक प्रतिष्ठित साहित्य को, बाजार में तुम्हारी मांग है, नाम है, यश है, अरे अच्छा है, उसी को लेकर टिके रहो ना बाबा। सो नहीं तुमने हाथ बढ़ाकर हाथी पकड़ना चाहा। युग नहीं पहचानते, जानते नहीं इस युग के किसी को अमर होने का तैयार नहीं। उसका अभियान है सब कुछ झाड़ बुहार कर अपना आसन जमाने का। अनामिका देवी कमरे में बैठी थी वीवीआईपी लोगों के साथ। बाहर की बातें सुन नहीं पा रही थी, वह सिर्फ इस राजनीति को ही सुन रही थी और सोच रही थी, आग तो धुआं ही रही है कि जिस किसी भी क्षण जल उठ सकती है। इंतजार है सिर्फ दिया सिलाई की एक तीली का। जलाने की तैयारियां जुदा जुदा हो सकती है, किंतु आग जब धधकती है, हर आग का रूप एक ही होता है, तोड़ फोड़, तहस नहस। किसकी चीज कौन तोड़ रहा है, किसे कौन क्षतिग्रस्त कर रहा है, हिसाब नहीं। तब तक यह खबर आई कि माइक के डंडे से स्वागत समिति के अध्यक्ष की नाक की हड्डी टूट गई है।